नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए भले ही बीजेपी की नजरें उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में वोटरों को साधने पर हो, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के जरिए वायुसेना की नजरें चीन के खिलाफ रणनीतिक बढ़त हासिल करने पर हैं। 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे से पूर्वी और पश्चिमी यूपी की दिल्ली एनसीआर से बेहतर कनेक्टिविटी का रास्ता खोलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहेलखंड के शाहजहांपुर को चुना है। इस स्थान के भी खास सियासी मायने हैं। मोदी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जरिए आर्थिक तरक्की की इबारत लिखते हुए शिलान्यास के मंच से रोहेलखंड और मध्य अवध की 50 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को साधेंगे। रोहेलखंड और अवध में बीजेपी के किले को सुरक्षित करने का राजनीतिक दांव भी चलेंगे। रोहेलखंड का बरेली मंडल और अवध भाजपा का मजबूत गढ़ है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बरेली मंडल के बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर की 25 में 23 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। तो आपको बताते हैं जिस तरह से क्या है गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर है। इसकी लंबाई एक्सप्रेसवे के बेहतर नेटवर्क और इंटरकनेक्टिविटी से राजधानी से जुड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत आपको बता दें 36,230 करोड़ रुपए। गंगा एक्सप्रेस में 7 रेलवे ओवरब्रिज और 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 375 अंडरपास, 9 जन सुविधा कॉम्प्लेक्स, 2 टोल प्लाजा और 15 रैंप टोल प्लाजा का होगा निर्माण। एक्सप्रेसवे पर 17 स्थानों पर इंटरचेंज की मिलेगी सुविधा। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी होगा निर्माण। एक्सप्रेसवे के किनारे 18,55,000 पेड़ लगाए जाएंगे। रोहेलखंड और विंध्य इलाके के कम विकसित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षण, प्रशिक्षण और मेडिकल संस्थान की स्थापना के लिए अवसर सुलभ होंगे। तो कैसे परवान चढ़ेगी गंगा एक्सप्रेसवे की योजना, यह भी हम आपको बताते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को 2007 में सीएम मायावती ने लॉन्च किया था। 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद काम शुरू हुआ। परियोजना 29 जनवरी 2019 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया। 594 किलोमीटर लंबे पहले चरण के निर्माण को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। नवंबर 2021 में पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस मिला। कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए आपको बता दें 36,200 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दिलाई। आज पीएम मोदी शाहजहांपुर में शिलान्यास करेंगे। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री लगभग 1.25 घंटे जिले में मौजूद रहेंगे और वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड में शनिवार यानी आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। वो लगभग 1.25 घंटे शाहजहांपुर में मौजूद रहेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 1 लाख लोगों की जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधित सारी तैयारियां परखी हैं। फ्लीट रिहर्सल किया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने फोर्स को ब्रीफ किया है। हर पॉइंट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री के आने से लेकर जाने तक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भीड़ अनियंत्रित करने के संबंध में अंतिम तैयारियों को अंजाम दिया गया है। तो साथ ही प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री सभा स्थल पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात परिवर्तित किया जाएगा। सीतापुर और बरेली की ओर से आने वाले वाहनों को दूसरे रास्ते से निकाला जाएगा। नेशनल हाईवे पर सिर्फ रैली में शामिल होने वाले वाहन ही चलेंगे। तो प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बताते हैं।
आपको बता दें सुबह 11:25 पर प्रधानमंत्री इंडियन एयरफोर्स के विमान से दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होंगे और दोपहर 12:10 पर विमान बरेली के एयरबेस स्टेशन पर पहुंचेगा, ऐसा बताया जा रहा है। वायुसेना के विमान आपात लैंडिंग और उड़ान भर सकेंगे गंगा एक्सप्रेसवे पर। आपको ये खासियत हम बता देते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, यूपी की तीसरा एक्सप्रेसवे जहां विमान लैंडिंग की सुविधा होगी। जी हां, ये खासियत है गंगा एक्सप्रेसवे की। खास बातें हम आपको बताते हैं। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। जी हां, गंगा एक्सप्रेसवे में खास क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे में क्या कुछ खास है और क्या कुछ महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता रहे हैं। कहां कहां से गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे? पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ के बिजोली गांव के पास से शुरू होगा। तो मेरठ के पास से शुरू होगा गंगा एक्सप्रेसवे और प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। तो आपको बता दें कहां कहां से गुजर रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं तक ये एक्सप्रेसवे नजर आएगा। तो शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली से भी आप इस हाईवे को देखेंगे। जी हां, ये नजर आएगा आपको। तो प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा ये हाईवे। तो आज चर्चा में खास मेहमान, खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय करा देते हैं आप अपने मेहमानों का। सबसे पहले हमारे साथ आरपी राजन, सपा नेता हैं, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। चंद्रेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। और शुरुआत हम इसी से करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं शाहजहांपुर और गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण यही आज का दिन रहेगा। और जिस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर लगातार जो है बताया जा रहा है, जो उसकी उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी वो गिना रही है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष थोड़ा उस पर सोचने पर मजबूर होगा। लेकिन हम ये बात भी करेंगे कि क्या ये एक्सप्रेसवे ही नैया पार लगाएगा 2022 की? क्या इस तरह के एक्सप्रेसवे वाकई जरूरी हैं? लेकिन जिस तरीके से इससे फायदा उठाने की बात, राजनीतिक फायदा उठाने की बात आ रही है सामने, तो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास क्या 2022 में परीक्षा कराएगा पास? ये सबसे पहला सवाल गौरव मिश्रा आपसे ही लूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे को प्रसारित कर रही है, ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन क्या इसी के द्वारा 2022 को जो है पास करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सिर्फ इसी के द्वारा नहीं, राजनीति का विकास के साथ अंतरंग रिश्ता होता है जी। और राजनीतिक दलों का जब वो कोई वादा करते हैं और उस वादे पर खरे उतरते हैं तो एक विश्वसनीयता का रिश्ता जनता के साथ स्थापित होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए उसको विश्वसनीयता के साथ जमीन पर उतारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो कहा वो करके दिखाया। ये गंगा एक्सप्रेसवे की जो परियोजना है तो ये पुरानी, लेकिन हाईकोर्ट के रोक के कारण ये लंबित रही। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इस पर बहुत वॉर फुटेज पे बहुत त्वरित इस पे काम शुरू हुआ और 594 लगभग 600 किलोमीटर का लंबा ये 36,000 करोड़ का प्रक्रिया की शुरुआत मायावती ने की थी, ये आप जानते हैं? जी हाँ, मैं उस पे ही आना चाहता हूं। मायावती जी ने शुरू किया था लेकिन उन्होंने इसको प्रतिपादित किया नहीं और इस पर रोक लग गई और ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। ये इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि सरकारों की इच्छा शक्ति कैसी है। अगर इच्छा शक्ति प्रबल है तो निश्चित रूप से वो काम फलीभूत होता है, जमीन पे दिखता है। लेकिन आज हमारी सरकार ने 90% से ज्यादा भूमि अधिग्रहित कर ली है और इतना ही नहीं, पहले फेज का उद्घाटन आज हो रहा है, साथ ही साथ सेकेंड फेज जब पूर्ण होगा तो भगवान भृगु की धरती बलिया से लेकर के हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल को जोड़ा जा सकेगा, जिसकी समय सीमा बहुत कम होगी यात्रा की और सुचारू रूप से और बहुत आरामदेह यात्रा लोग कर सकेंगे। तो ये विकास की दृष्टि से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें हर्बल कॉरिडोर भी है।
बहुत लंबा हर्बल कॉरिडोर है जिसमें गौरव मिश्रा जी, अनुमानित किसानों को बिल्कुल ये बेहद जरूरी था और ये सराहनीय है, इसकी सराहना होनी भी चाहिए इस तरह के कार्यों की। लेकिन चुनाव आने से पहले ऐसे कार्यों को लेकर तेजी आ गई है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, चुनाव आने से पहले क्यों? आप देखिए ना, इसके भूमि अधिग्रहण का कार्य हमारा 3 वर्ष पहले से चल रहा है और लगभग 90% भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज की डेट में, आज की तिथि में देश का सबसे लंबा 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो गया है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस कार्य को अपने हाथों में लिया, हमारी सरकार ने जिस कार्य को अपने हाथों में लिया, उसे या तो पूर्ण किया या तो उसको पूर्ण करने की दिशा में बहुत तेज गति से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और इसका चुनावों के साथ हेतु देखना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। ये सतत प्रक्रिया है, विकास हमारा लक्ष्य है, हमेशा हम करते रहेंगे, इस संघर्ष की यात्रा को कभी नहीं छोड़ेंगे। अन्य सरकारों में हमारी सरकार में फर्क यही है कि उनके विकास सिर्फ और सिर्फ वोट साधने के लिए होते थे, हमारे विकास सर्व सिद्धि के लिए है, सभी के विकास के लिए है, सबके साथ और सबके विकास के लिए। तो विकास के मॉडल पर ही 2022 का चुनाव लड़ेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। आरपी राजन, सपा नेता हमारे साथ हैं। आरपी राजन, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से गौरव मिश्रा कह रहे हैं कि हम तो विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे और दूसरी पार्टियों का जो विकास था उससे हमारा विकास बिल्कुल भिन्न है, अलग है बिल्कुल, और हम विकास कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन और पार्टियों ने नहीं किया, तो आप कौन सा मॉडल लेकर लगातार चुनाव लड़ रहे हैं? आरपी राजन, देखिए मित्र, समाजवादी पार्टी का सीधा साफ जो है, समाजवादी पार्टी केवल और केवल विकास के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने काम किया है, काम दिखा है। जो काम उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी तो केवल दूसरे के काम का फीता काटती है, नाम बदलती है। इस परियोजना को लेकर के चुनावी बेला में आए हैं, 1 माह बचा है चुनाव का, 4 दिन बाद सूचना जारी हो जाएगी। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे भी आप ही का था? ये योजना का 2012 के पहले, आज 10 साल पहले जो इसका जो है शिलान्यास हो चुका था। तो ये तो केवल दूसरे की चीजों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी आप ही का था? हम भारत की खोज भी समाजवादी पार्टी की थी। मित्र सुन लीजिए, हम बीच में बोल नहीं रहे थे, हम बीच में बोल नहीं रहे थे, इसलिए करें बीच में, पहले बात सुन लें। नहीं, क्षमा चाहते हैं, आप बोलिए। ठीक है। आरपी राजन जी, आप बताइए ना, आप बताइए। आरपी राजन जी, सीधा जवाब दीजिए। ठीक है आरपी राजन जी, सीधा जवाब दीजिए और ये बताइए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है विकास के मॉडल पर वो चुनाव लड़ेगी 2022 का, आप किस मॉडल को लेकर जाएंगे? आप किन बातों को लेकर जाएंगे? कौन से जनता के ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे ये मान लिया जाए कि आप अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी आम जनमानस के मुद्दों के साथ खड़ी है, आम आदमी के मुद्दों के साथ खड़ी है। आप बताइए, इस कोरोना काल की विभीषिका में किस तरह से लोग परेशान हुए, किस तरह से लोग ऑक्सीजन में कमी के अभाव में दम तोड़े, बेरोजगार युवाओं के ऊपर लाठी, जब आप कोई आवाज उठाते हैं, बेरोजगार युवा अगर कैंडल मार्च करता है और अब नौकरी मांगने जाता है तो आप लाठी चार्ज करने का काम करते हैं। आप विकास की बात करेंगे, आप बताइए ना, आप बताते हैं कि नंबर 1 पर जो है जीडीपी हमारी बढ़ रही है, आप बताइए आप क्या उन्नति करें? आप बताइए, एक उद्योग लगा उत्तर प्रदेश में, कौन सा जीडीपी को लेकर ही वोट मांगेंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, आप बताते ना हम विकास किए, हम नंबर 1 पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहते तो झूठ का आप भी 2014 में लगातार ये कह रहे थे और लगातार आपकी सरकार 2017 में भी ये कह रही थी और समाजवादी लगातार ये कह रही काम बोलता है, तो क्या 2022 में भी काम ही बोलेगा? बिल्कुल, हम काम तो हमारा बोलता ही है। अगर काम बोलता है, अगर काम बोलता है तो 2017 में क्यों नकार दिया जनता ने? आप सुन लीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए। आप समझिए, 100 डायल को उन्होंने 112 कर दिया। 108 की सुविधाएं आज किसको मिल रही हैं? आम जनमानस को मिल रही हैं। और जनता जिस तरह से परेशान है, त्रस्त है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है। किसान किस तरह से परेशान है, आप बताइए। किसान बिल, पहले किसानों के लिए काला कानून बिल है, आज भारतीय जनता पार्टी अब तो मुद्दा ही खत्म हो गया सर, बीच में नहीं जा, बिल वापस ले लिए, किसान भगा रहे हैं। अब तो जो जाट का वोट आप देख पा रहे थे वो भी आपको नहीं मिल रहा। समझने की जरूरत है मित्र, यही तो समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक क्षेत्र में नहीं जा पा रहे थे, इसलिए इन्होंने कृषि कानून का बिल वापस लिया। आप बताइए, उन्हीं किसानों को बताते थे कि ये जो है
अपराधी हैं, ये लोग जो है देशद्रोही हैं, उन्हीं देशद्रोहियों के लिए मुकदमा आपने वापस ले लिया। आप खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते थे किसानों को, आप उन्हीं किसानों के लिए जो है फिर आप मुकदमा वापस ले रहे हो। तो चुनाव से पहले मुद्दा तो खत्म कर दिया गया ना सर, ये तो मानते हैं ना आप आरपी राजन जी? चुनाव से पहले मुद्दा तो खत्म हो गया ना किसानों का, किसान तो घर वापस हो गए। मुद्दा आप बताइए, मुद्दा कैसे समाप्त हो गया? 750 जवान जो शहीद, किसान जो शहीद हो गए, उनकी मौत भी जिनके परिवार तो फिर किसान घर क्यों चले गए? अगर मुद्दा खत्म नहीं हुआ तो किसान कैसे घर चले गए? किसान घर जो विपक्ष के पास एक मुद्दा था किसानों को लेकर, वो भी खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और बड़ी चालाकी से खत्म कर दिया। यही तो जनता देख रही है, 22 में जनता इस परिणाम इनको देखना पड़ेगा। अच्छा, जनता तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है लगातार। कहां पसंद कर रहे हैं आप? देखिएगा, ये आप 22 का चुनाव आ लीजिए मित्र। सर 22 का चुनाव भी देखेंगे और 22 का चुनाव की जनता भी देखेंगे। जिस तरह से लगातार काशी में हम लोगों ने रिपोर्टर्स के द्वारा लगातार ये बात पता करने की कोशिश की कि जनता को किस तरह की परेशानी है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद उनको कुछ परेशानियां नजर नहीं आ रही, और ये जो भव्य और दिव्य कॉरिडोर दिया गया है उससे वो बेहद प्रसन्न है और बेहद खुश हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं। अच्छी बात है। तो आपके दिमाग में नहीं आता काशी विश्वनाथ? आपके दिमाग में नहीं आता जेवर एयरपोर्ट? आपके दिमाग में नहीं आता गंगा एक्सप्रेसवे? रोजगार मिल रहा है। आज मुद्दा युवाओं को रोजगार का है। ठीक है सर, हमारे साथ चंद्रेश भी हैं मित्र, आप बताइए। हमारे साथ चंद्रेश जी भी हैं कांग्रेस से। 250 रुपए किलो है। आरपी राजन जी, मैं आऊंगा आपके पास। आरपी राजन जी, ठीक है, ये मुद्दे हैं। ठीक है आरपी राजन जी, ठीक है जनमानस जिससे आरपी राजन जी, मित्र। आरपी राजन जी अब शांत हो जाइए। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। चंद्रेश कुमार भी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। चंद्रेश कुमार, सीधा सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से अब गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी एक और मतलब बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ आप भी अमेठी में दोबारा जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और आज प्रियंका और राहुल अमेठी पहुंच रहे हैं। क्या एहसास हो रहा है कि अमेठी भी खिसक गया था, उसका भी नुकसान है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पूर्व प्रवक्ताओं ने जो बातें कही उस पर मैं अपना जवाब देना चाहूंगा, प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, थोड़ा आप समय दीजिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल है सीधा आपसे, क्या वाकई आपको पराजित करने के लिए वापस अमेठी जाना पड़ा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को? उनको लगने लगा कि जब अमेठी हमारा नहीं रहा तो उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएंगे, तो पहले अमेठी तो साध लें। कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार जोर और जुल्म कर रही है, और मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में नंबर 1 पर हो गया है, और देश में गरीबी के मामले में जवाब नहीं देंगे आप? जवाब नहीं देंगे? अमेठी का जवाब नहीं देंगे? मैं जवाब ही तो आपको दे रहा हूं सर। अमेठी का जवाब तो दे दीजिए। आपको ये महसूस होता है कि अमेठी जब हमारा नहीं रहा, राहुल अमेठी से ही हार गए थे, तो उसके बाद अब उन्हें महसूस होने लगा कि जनता उत्तर प्रदेश की पूछेगी कि अमेठी में आपने क्या किया? हम पूरे देश के हैं, पूरा देश हमारा है और हम पूरे देश के हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम और अखिल भारतीय संघ की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अमेठी के बारे में नहीं बताएंगे। उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, आज सुनिए मेरी बात। आपने बात कहा, आपने काशी कॉरिडोर की बात। काशी कॉरिडोर बना, बहुत अच्छी बात है। जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं थी और मोदी जी जन्म भी नहीं लिए थे, उससे हजारों साल पहले से काशी के प्रति देश के लोगों का आस्था और विश्वास था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने काशी को क्योटो बनाने की भी बात किए थे, और आपने देखा कि बरसात में काशी की गलियों में नाव तैर रहे थे। विकास तो हो रहा है ना काशी में? स्मार्ट सिटी काशी की जनता का ये कहना है कि विकास हो रहा है। आप सुनिए, और आपके दिमाग में भी ये बात आ सकती थी, सिटी बनाने की बात, आपके दिमाग में भी ये बात आ सकती थी कि बाबा काशी विश्वनाथ को जो कॉरिडोर दिया गया है वो आप भी समर्पित कर सकते थे। आपके दिमाग में क्यों नहीं है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म एक सत्ता प्राप्ति का माध्यम है। हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है। दोनों में बहुत अंतर है। हमने स्पष्ट कहा आपको कि हम हिंदू हैं, ये हिंदुवादी हैं। दोनों विचारधारा में अंतर है। ठीक, लोक आस्था का विषय है, उसके लिए जनता जो कार्य करना है करती है, कर रही है, और भव्य भवनों के बन जाने से आस्था बड़ा या इसका अंतर समझाइए सर, हिंदू और हिंदुत्ववादी क्या है, इसका अंतर समझाइए आप। राहुल गांधी जी ने भी आपको स्पष्ट किया, आपने उनके भाषण को सुना होगा जी, कि गांधी जी हिंदू थे और
इनके जो है सावरकर हिंदूवादी थे, भगवान राम हिंदू थे, रावण हिंदूवादी था। तो हम राम के मार्ग पर चलने वाले हैं, ये रावण के मार्ग पर चलने वाले हैं, हम गांधी के मार्ग पर चलने वाले हैं, सावरकर के मार्ग पर चलने वाले हैं। ये दोनों में वैचारिक अंतर है। हम मूल्यों की बात करते हैं या आतंक की बात करते हैं, तभी तो ये आतंकी संगठन तालिबान के साथ छुपकर मुलाकात कर रहे हैं। गौरव मिश्रा, और सुन लीजिए, जवाब ले लेते हैं सर अब इसका जवाब। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है, लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है, इसलिए गौरव मिश्रा इसका जवाब देंगे। गौरव मिश्रा, हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर समझाइए। आप महात्मा गांधी को नहीं मानते, ये लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। आप वीर सावरकर को मानते हैं, आप गोडसे को मानते हैं, और ये महात्मा गांधी को मानते हैं, ऐसा क्यों सर? देखिए, हम किसे मानते हैं वो तो हम ही जानते हैं, लेकिन इन्हें देश भी जानना चाहता है, करना पड़ेगा। देश में। गौरव मिश्रा, आप बता दीजिए किसको मानते हैं। हम मानते हैं, इसीलिए हम उसी तरह का कार्य करते हैं, हमारे चरित्र में भी वो बातें हैं। ये बताएं कि आतंकी और आतंकवादी में क्या फर्क है, ये कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात का मैं मानूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष का कोई भी दल हो, वो हिंदू और हिंदुत्ववाद पर बात करने पर मजबूर हो गया है। आज ये वही हिंदुत्ववादी लोग हैं जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, ये वही हिंदुत्ववादी लोग हैं जो कहते हैं कि मंदिरों में छेड़खानी करने जाते हैं। हम हिंदुत्ववादी नहीं है, हम ठीक है, आप हिंदुत्ववादी, लेकिन आप वो हिंदू हैं जो मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। आप वो हिंदू हैं जिसमें आपके नेता गजनी के मजार पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। तो अपने हिंदू होने का जो सर्टिफिकेट इन लोगों ने दिया है वो देश की जनता के सामने है। और जब सिंहासन हिल गया, जब खत्म हो गया, धरती खिसक गई, तो आज हिंदू और हिंदुत्ववादी पर चर्चा करने पर उतर आए। रही समाजवादी पार्टी के विकास की जहां तक बात है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने एक एक्सप्रेसवे बनाया था, एक घोटाला वाला एक्सप्रेसवे जरूर बनाया था, जिसकी एलिवेशन को आधा कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं उनके विकास में सिर्फ केंद्र में सैफई था, चाहे वो मौज मस्ती के लिए सैफई महोत्सव हो या फिर विकास के लिए सैफई हो। तो हर विकास कार्य उनके गांव से ही होके जाना चाहिए। लेकिन सुदूर बलिया के कोने में ठीक है गौरव मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी, चंद्रेश जी मैं आऊंगा। आरपी राजन, जवाब दीजिए। सैफई महोत्सव मनाया जाता था और सैफई ही विकास का केंद्र था बस। आप सुन लीजिए, आपने गौरव मिश्रा जी ने एक्सप्रेस पे घोटालेबाज एक्सप्रेस पे था, घोटाले का एक्सप्रेस पे था। अभी जांच हो गई है, जांच के सामने आ गया है, किसी प्रकार का कोई घोटाला ना, क्लीन चिट मिल गई है, साफ है। उसके बाद भी की बातें लगती है, आप गलत भ्रम फैलाने का काम ना करें। आप घोटालों की बात करते हैं, कैग ने जो रिपोर्ट दी है कुंभ घोटाले की, वो क्या आप याद, घोटाला क्या आपको याद है? तो आप जो इस तरह बातें मत करिए, अपनी बातें छिपाने के लिए आप भ्रम मत फैलाइए। समाजवादी पार्टी ने काम किया है, महोत्सव पे जवाब दे दीजिए। और सैफई महोत्सव, सैफई विकास केंद्र था, सैफई सब कुछ था, सैफई में ही विकास हो रहा था। रंगों जो रंग से नफरत करते हैं, रंगों की नफरत की बात करते हैं, लाल रंग से नफरत करते हैं, एपी से नफरत करते हैं। कल इन्हीं की जो आशा जी की थी, निषाद पार्टी के लोग सारे टोपी लगाए, कल इनको नहीं लाल टोपी आपत्ति हुई। तो चरित्र की बात भारतीय जनता पार्टी करते हैं। तो इस तरह नहीं चलता कि आप दो लेकर के आप आइए। आज इनके पास मुद्दा नहीं है, इन्होंने कोई काम किया नहीं है। नौजवान, बेरोजगार, किसान, महंगाई, बताइए सरसों का तेल कितना महंगा है, 250 रुपए, 200 रुपए से हो गया सरसों का। आदमी आमदनी भी बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी कहती है आमदनी भी तो बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है ना, मैं पूछना चाहता हूँ किसकी आमदनी बढ़ी है? आप कितनी आमदनी बढ़ी? मेरी तो नहीं बढ़ी, आम आदमी की आमदनी तो नहीं बढ़ी। आम आदमी बेरोजगार हो गया, कितनी नौकरियां टूटी, कितने इन्होंने। आप बताइए, बैंक के कर्मचारी 2 दिन से लगातार हड़ताल पे, निजीकरण किया जा रहा है। अरे सब निजीकरण, सब प्राइवेट ही कर दोगे, सब निजीकरण ही और कर रहे हो, तो आखिर बताइए क्या स्थिति? सारे कर्मचारी रोड पर हैं, सभी विभाग के लोग, सब तो आप निजीकरण कर रहे हो। फिर भी 2014, 2017, 2019 भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया जाता है पूरे देश में। जा रहा मित्र, फिर भी आरपी राजन जी, फिर भी 2014, 2017, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया जाता है। आखिर क्यों? अगर इतने सारे मुद्दे हैं तो जनता क्यों पसंद कर रही है? वो वजह बता दीजिए। आप देखिए,
आप देखिए अखिलेश यादव जी ने कि उनकी भीड़ देखिए, उसकी रैली में किस तरह से जनता आ रही है, इसी से बौखलाई हुई इससे भारतीय पहले जनता भी पार्टी। आई थी सर, अखिलेश यादव जी ने कहा, इससे पहले भी जनता आई अखिलेश थी, यादव जी ने कहा वोट नहीं मिले सरकार सर। बनने के बाद, सरकार आरपी बनने राजन के जी, बाद आरपी हम राजन भारतीय जी, इससे जनता पहले भी पार्टी जनता को देखी है देंगे। हमने, इससे पहले भी जो आप रैलियां सुनिए, हुई हैं बात उसमें भी करिए। बहुत जनता आती अखिलेश थी, यादव पर जी वोट ने नहीं मिला, कहा है और कि वोट नहीं मिला तो सरकार नहीं बना पाए। वोट मिलेगा। आज जनता बदलाव चाह रही है, आज जनता 2019 कर रही है में इन चाचा प्रशासन भतीजे से। का विवाद ही खत्म नहीं अरे था, धर- चाचा भतीजे अलग अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे थे। ये तो अच्छी बात है, चंद्रेश कुमार, परिवार ठीक एक है। हो गए, परिवार इतना आरपी राजन जी, लेनी ठीक है, चाहिए। अलग अलग भारतीय चुनाव लड़ रहे जनता- थे, अलग अलग मुद्दे थे, कई ऐसी चीजें सामने आई थी जो खुद विवाद पैदा कर भारतीय रही थी, जनता पार्टी नहीं, के हम- और प्रवक्ता समझा रही थी कि विचार किस तरह से है, भारतीय जिम्मेदारी जनता संभालेंगे पार्टी को अखिलेश हटाना यादव। और यदि वास्तव भारतीय में चंद्रेश जनता कुमार जी, पार्टी ठीक है, को आरपी हटाना आरपी है। राजन जी, आरपी राजन जनता जी, के शांत हो मुद्दों के जाइए। साथ आदरणीय आरपी अखिलेश राजन यादव जी, विजय रथ लेकर निकले हुए हैं। आरपी राजन जी, धैर्य जी। रखिए सर। चंद्रेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने विकास की बात की है, यदि वास्तव में विकास हुआ है तो ये बताएं कि आज होलसेल इन्फ्लेशन में 1991 के बाद भारत टॉप पर कैसे आ गया। 30 सालों में सबसे बड़ी महंगाई होलसेल के फील्ड में आपने देखने को मिला। उत्तर प्रदेश गरीबी की दे रैंकिंग दूं एक में एक करके टॉप जवाब। 3 में, मैं आऊंगा बात गौरव सुनिए, मिश्रा। सवाल पूरा हो जाने दीजिए। उत्तर प्रदेश गरीबी की रैंकिंग में टॉप 3 में कैसे आ गया। उसके बाद मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर कैसे आ गया। बेरोजगारी की ठीक है, बात करने, ठीक है, जवाब तो ले लगातार लेते हैं ना सर। बेरोजगारी बढ़ रही है। सुन लीजिए, पूरा जवाब ले लेते हैं जाने ना। दीजिए। केवल उत्तर प्रदेश में 2018 और 19 की बात कर ले, कोरोना काल को हटा दें तो चंद्रेश कुमार, अब जवाब ले लेते हैं। गौरव मिश्रा जी, जवाब दे दीजिए। बेरोजगारी दुगुना हो गई। ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है चंद्रेश कुमार जी, जवाब ले लेते हैं। गौरव मिश्रा जी, जवाब दे दीजिए। जीडीपी रसातल में, महंगाई आसमान में, ये कौन सा गौरव विकास है मिश्रा जी, भैया? जवाब दे दीजिए। जरा चंद्रेश जी, बताइए शांत हो विकास जाइए। का कौन सा मॉडल है? शांत हो जाए तो गौरव बताते मिश्रा हैं। जी, जवाब दीजिए। अमेठी में जब तक हमारी सरकार नहीं, नहीं मैं बनी महंगाई पर तब सवाल तक पूछा हूं, जिला महंगाई मुख्यालय नहीं बन पाया। ये भ्रमित तब मत तक एक करिए। जिला गौरव मुख्यालय मिश्रा जी। कांग्रेस आवाज पार्टी की नहीं बना आवाज को पाई। मत दबाइए। मैंने 1952 महंगाई पर आपसे में सवाल पूछा गौरव है। मिश्रा जी। मैं उस पर भी बता रहा हूँ, मैं उस पर भी बता रहे हैं, हूं। चंद्रेश जी, महंगाई बता रहे हैं, बताइए धैर्य ना, रखिए, आप बिल्कुल बता मैं रहे बताऊंगा। हैं। उधर-उधर। लेकिन आप आपकी महंगाई की सच्चाई भी बात बताना करिए। जरूरी है। नहीं, आप 1952 में पहले नेहरू जी महंगाई पर बताइए, उसके बाद जिसका सच्चाई उद्घाटन बताइएगा। किए थे। यदि जवाब ठीक नहीं है, है तो गौरव भ्रमित मिश्रा मत जी, करिए। महंगाई पर जवाब जवाब दीजिए। नहीं है तो का भ्रमित मत लोकार्पण करिए। प्रधानमंत्री गौरव मिश्रा जी। पर आपसे सवाल जो पूछा हूं, जब मैं जब आप गरीबी पर सवाल 2013 में पूछा हूं, मैं गौरव महंगाई मिश्रा पर जी। सवाल जब पूछा हूं, 2013 में आप गौरव बताइए मिश्रा जी। आपका क्या मॉडल है? चंद्रेश कुमार, शांत तो हो महंगाई जाइए, का- पहले शांत हो जाइए। चंद्रेश कुमार जी, शांत हो जाइए। गौरव मिश्रा जी, पहले महंगाई पर ही जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दे देता हूं। जी। इतिहास के सबसे न्यूनतम स्तर पर थोक महंगाई दर की जो रेट है वो 4.34% है, जो आरबीआई द्वारा अनुमानित 5.34 से भी 1% कम है। जब ये 2013 में सरकार चला रहे थे तो ये दर उस समय 17% थी। ये पहले रिकॉर्ड उठा करके खंगालना शुरू करें। आज होलसेल उत्तर प्रदेश की जो इन्फ्लेशन जीडीपी है, में पिछले आज 30 जीडीपी साल जो है, में भारत उसमें टॉप 80% की पर वृद्धि है। हो और ये चुकी देखिए, है। गलत आंकड़े उसमें यहाँ पर प्रस्तुत करके जनता को 79.9% भ्रमित की करने वृद्धि का हो काम चुकी कर है। रहे हैं। लगभग माफ 80% करिए, की झूठ वृद्धि हो मत चुकी बोलिए है। यहाँ पर बैठकर। आज गलत। दुगना जो- से ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। 2017 में जब हमने 1991 शासन लिया था के और बाद उनके झूठ मत विकास फैलाइए को भाई। विकास भारत पर टॉप पर पूछने है। का तो हम कोई बताइए हक ही ना, नहीं है। मत करिए गौरव कांग्रेस जी। पार्टी जिसने आप अमेठी में बताइए एक ना, जिला आपने कितना मुख्यालय रोजगार नहीं दिया? बना पाया। बिल्कुल, तो चलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। लगातार जिस तरह से चर्चा में वक्त नहीं है फिलहाल, इस चर्चा में बस इतना ही। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, चर्चा में बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और फिलहाल चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल देखते रहिए इंडिया न्यूज।